हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था दैट हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स चल रहा है। जनरल एनेस्थेटिक्स में मैंने मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स समझा दिया था, उसका इंट्रोडक्शन समझा दिया था। अब हम बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम किस तरीके से करते हैं, यानी कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हम कैसे देते हैं, राइट। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे दो तरीके के, एक है हमारा इनहेलेशनल, एक है हमारा पारेंटल। इनहेलेशनल मतलब जो हम आप बोल सकते हैं नेजल रूट से दिया जाता है, राइट। एक ट्यूब लगा दी जाती है और उसके थ्रू दिया जाता है। इसमें आते हैं हमारे दो तरीके के, एक होता है हमारा वोलाटाइल लिक्विड्स और एक होते हैं हमारे गैस, राइट। वोलाटाइल लिक्विड्स मतलब जो वो लिक्विड्स जो होते हैं जो एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कि वो भी एक इनहेल फॉर्म में ही लिए जाएंगे, राइट। जब वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे तो वो भी इनहेलेशन से ही लिए जाएंगे, राइट। सो वोलाटाइल लिक्विड्स और एक गैस है जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, डायरेक्ट गैस फॉर्म में ही रहेगा। इसमें आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। वोलाटाइल लिक्विड्स में आते हैं हमारे हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन एंड ईथर। ईथर सबने सुना होगा, सबसे पुराना यूज होने वाला आप बोल सकते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स है, लेकिन इसकी हाई अमाउंट ऑफ हिपैटोटॉक्सिटी यानी ये लीवर को बहुत फ्रीक्वेंट डैमेज कर सकता है, राइट। इसलिए ये ईथर अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी बोल सकते हैं कि मिक्स करके स्मॉल अमाउंट में दिया जा सकता है। अब आता है हमारा पारेंटल, राइट। ये पारेंटल हमारे जो आईवी या आईएम रूट के थ्रू दिए जाएंगे। इसमें भी हमारे दो तरीके के आते हैं, एक होता है हमारा इंड्यूसिंग एनेस्थेटिक्स और एक होता है हमारे स्लो एक्टिंग एनेस्थेटिक्स। इंडक्शन एनेस्थेटिक्स क्या है हमारे? इंडक्शन एनेस्थेटिक्स हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब जो हम आप एनेस्थीसिया के लिए दिए जा रहे हैं, राइट। स्लो एक्टिंग एनेस्थेटिक्स क्या है? जो हमारे एनेस्थीसिया के साथ दिए जा रहे हैं और जो एनेस्थीसिया के पीरियड को बढ़ा सकते हैं, राइट, उनकी पीरियड ऑफ एक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसमें आते हैं हमारे बेंजोडाइजापीन, केटामाइन और ओपाइड्स। मतलब ये ऐसे एनेस्थेटिक्स हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा स्लोअर होता है, राइट, और इसलिए इनकी रिकवरी भी बहुत डिले होती है। मतलब ये एनेस्थेटिक्स की रिकवरी को डिले भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे दो तरीके के एनेस्थेटिक्स हैं, एक हमारा इनहेलेशनल, दूसरा हमारा पारेंटल। इनहेलेशनल में वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैस, पारेंटल में हमारे इंड्यूसिंग ड्रग्स एंड स्लो एक्टिंग ड्रग्स, राइट। अब हम बात करते हैं कि एनेस्थेटिक्स को देने का यूज़ क्या है, क्यों हम जब हमें पता है कि एनेस्थेटिक्स का आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है, राइट। जनरल एनेस्थेटिक्स के इतने अगर एडवर्स इफेक्ट हैं तो फिर इनको क्यों यूज़ किया जा रहा है? स्टिल अभी भी ऐसी सर्जरी हैं जो जनरल एनेस्थेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। कई सारी हमारी लाइफ सेविंग या लाइफ चेंजिंग सर्जरी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हमने पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थाइज कर दिया और ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। तो इसमें हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं ऑर्गन से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी होती हैं, इन सब में हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स यूज किए जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, राइट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, कैंसर रिलेटेड सर्जरी में मान लीजिए किसी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ही फेल हो गया है, वो ऑर्गन निकालने, उसमें कैंसरस सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो रही हैं, तो उस कंडीशन में वो ऑर्गन को निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी कैंसर की कंडीशंस हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से कैंसर रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसमें भी जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, राइट। फिर आता है फोर्थ हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जितने भी ट्रांसप्लांट हैं उन सब में किडनी ट्रांसप्लांट, इन सब में हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स वाइडली यूज किए जाते हैं, राइट।
अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जनरल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करने पे। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें या एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो जनरल एनेस्थेटिक्स के हमारे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन्स पे काम करता है। जैसे हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, हार्ट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, किडनी पे, बहुत सारे ऑर्गन्स पे ये फंक्शन करता है, इसलिए इसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफ़ी कम है, यानी कि जो सेफ्टी एरिया है कि बहुत सेफ है, वो मार्जिन काफ़ी कम होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है हमारा, अगर सीवीएस पे बात करें तो सीवीएस पे क्या इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। सबसे पहले ये हाइपोटेंशन करता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया, अरिथमिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इसके हार्ट पे भी रिलेटेड बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट है। अगर हम बात करें सीएनएस पे, सीएनएस पे ये क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये सिडेशन एंड कन्वल्जन्स, सिडेशन, कन्वल्जन्स, ये जो कंफ्यूजन, सेडेशन, कन्वल्जन्स है ना, ये पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट होंगे। मतलब कि ऑपरेशन होने के बाद जो इफेक्ट आते हैं, जो दिखते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट। तो ये जो होगा कंफ्यूजन, सेडेशन, कन्वल्जन, सर्जरी होने के बाद पेशेंट को फील होगा कि ऐसी कंडीशन जनरेट, क्योंकि जो एनेस्थीसिया है वो एक ही टाइम में पूरा बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो जाता, उसकी रिकवरी की जाती है। मतलब एनेस्थीसिया को पहली बात तो रिकवर किया जाता है या रिमूव किया जाता है मेडिकेशंस को बॉडी से, और पेशेंट को एनेस्थीसिया से रिकवर होने में एटलीस्ट 12 आवर्स से लेकर के 24 आवर टू 48 आवर्स भी लग सकते हैं। उसके बाद के जो इफेक्ट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट, यानी कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद, यानी कि सर्जरी होने के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया भी रह गया है बॉडी में, या अभी उसका कंसंट्रेशन कुछ अमाउंट ऑफ रह गया है, उस कंडीशन का ये इफेक्ट होता है, राइट। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एपनोइया, दिस इज द, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है जनरल एनेस्थीसिया का। एपनोइया का मतलब होता है कि पेशेंट कुछ टाइम पीरियड के लिए उसकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई या बहुत लो डाउन हो गई। एक शॉर्ट टर्म के लिए जो सांस है वो रुक सी जाती है, या बोल सकते हैं बहुत परमानेंटली स्टॉप तो नहीं होगी, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं एपनोइया, राइट। सो आप इसको समझ भी सकते हैं कि somebody stops breathing for a शॉर्ट टाइम, कोई पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं एपनोइया। सो ये जनरल एनेस्थीसिया का एडवर्स इफेक्ट भी है। इसके अलावा अगर हम जीआईटी पे बात करें, तो जीआईटी पे कॉमन सी बात है, क्या करेंगे, नोजिया करेंगे, वॉमिटिंग इंड्यूस करेंगे, ये तो जनरल कॉमन इफेक्ट है, कोई भी मेडिसिन का होता ही है। डायरिया भी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। अब एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस जनरल एनेस्थीसिया में, प्री मेडिकेशन की। एनेस्थीसिया का कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एनेस्थेटिक्स में, ये साइनॉप्सिस के लिए, वाइवा के लिए, कॉम्पिटिशन पर्पज से काफ़ी पूछा जाता है, राइट। सो प्री मेडिकेशन, या आप इसको लिख सकते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है। यानी एनेस्थीसिया से पहले दी जाने वाली मेडिकेशंस किस लिए दी जाती हैं, दीज ड्रग्स या दीज आर द ड्रग्स used before the administration, used before the administration of anesthesia, of
anesthesia to improve patient care, comfort and possible adverse effect, ठीक है। इन चीज़ों के लिए कि मतलब हम एनेस्थीसिया से पहले जो मेडिकेशंस देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। किस लिए दी जाती हैं? टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट के केयर को इम्प्रूव करने के लिए, एंड साथ साथ जो उसके पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के उनको भी कम करने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए, राइट। अब इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस हम देते हैं? तो फर्स्ट हम देते हैं जैसे बेंजोडाइजापीन्स, किस लिए देते हैं बेंजोडाइजापीन्स? इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं बेंजोडाइजापीन्स में? इसमें हमारी आती हैं डायजेपाम, लोराजिपाम, फ्लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, मिडजोलाम। मैं जब बेंजोडाइजापीन जब पढ़ाऊंगी डिटेल में, उस ड्यूरेशन में इसको पूरा एलैबोरेट करूंगी। अभी कुछ ड्रग्स जैसे कि डायजेपाम, क्लोनाजिपाम, मिडजोलाम, ये सब कुछ ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं। आर प्रिफर्ड बिकॉज they produce sedative and amnesic effect, राइट। ये ड्रग्स दी जाती, काम इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, इंक्लूडिंग दे प्रोड्यूस काम इफेक्ट, है ना। तो उस कंडीशन के लिए हमारी बेंजोडाइजापीन्स दी जाती हैं कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत एंजाइटी इशू उसको हो रहा है या उसको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में पहले उसको काम डाउन करने के लिए कि भाई काम डाउन हो जाए, उसको एंजाइटी इशू ना हो, और उसको पॉसिबली एमनेशिक इफेक्ट दिया था कि मतलब एक कॉन्शियसनेस से थोड़ा सा आगे का स्टेप, मतलब वो थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस हो जाए पहले से ही। सो उस कंडीशन के लिए हम देते हैं बेंजोडाइजापीन। दूसरी जो हमारी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है वो है हमारी एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ये हमारी एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स हैं, एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स, राइट। ये ड्रग्स क्या करती हैं? दे रिड्यूस द सलाइवरी सिक्रीशन, जो सलाइवा सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करती हैं ताकि जो जनरल एनेस्थेटिक्स के जो सर्जरी प्रोसीजर्स हैं उनमें कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट। सो दिस एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट आर द एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स विच प्रिवेंट द और रिड्यूस द सलाइवरी सिक्रीशंस, जो भी सिक्रीशंस हैं बेसिकली उनको कम, सलाइवरी सिक्रीशंस या आप बोल सकते हैं कि बहुत म्यूकस सिक्रीशन या कई सारे हमारे बॉडी के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको रोकने के लिए एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, राइट। सो एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट आर द एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स विच रिड्यूस सलाइवरी सिक्रीशंस, राइट। सलाइवरी सिक्रीशंस को रोकने के लिए एट्रोपिन दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है हमारी ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड एनाल्जेसिक्स हमारी कौन सी? जैसे कि मॉर्फिन हो गया, पेथिडीन हो गया, फैंटानिल हो गया, ये सब हमारी ओपोइड एनाल्जेसिक्स हैं। ये क्या करती हैं कि पेन को कम करेंगी। तो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं कि वो लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं। ओपोइड एनाल्जेसिक लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं करेंगी, लॉस ऑफ एनाल्जेसिया करती हैं, सेंसेशन पता चलेगा। सो उस कंडीशन में कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, राइट, तो उस कंडीशन के लिए हम देते हैं ओपोइड एनाल्जेसिक्स। तो इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं लाइक मॉर्फिन, पेथिडीन और फैंटानिल।
इसका बस एक ही एडवर्स इफेक्ट है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का कि इनको हम सब पेशेंट्स को नहीं दे सकते क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती हैं। सो ये सारे पेशेंट्स को ओपियोइड एनाल्जेसिक्स नहीं दिया जाता, इसमें भी काफ़ी सर्कमस्टांसेस होती हैं। एक आती है हमारी फिर एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स में हमारी आती हैं मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन ज़्यादा दी जाती है, ऑन्डेंस्टेरॉन to prevent vomiting during surgery procedures। ठीक है, ऑन्डेंस्टेरॉन, डोमपेरिडोन, ये सब क्या एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं। तो सर्जरी के ड्यूरेशन में पेशेंट वॉमिटिंग इंड्यूस ना करे, उसकी बॉडी जो है वॉमिटिंग इंड्यूस, क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि जब सर्जरी होती है तो उस समय जो रिफ्लेक्सेस, जो हमारे जीआईटी के रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्फिंक्टर्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि मसल्स रिलैक्स, जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो स्फिंक्टर अगर रिलैक्स हो जाएगा, स्फिंक्टर हमारे कई तरह के होते हैं, एक यहाँ पे हमारे ओसोफेगस स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक के फूड को यहाँ माउथ में नहीं आने देता, कि एक बार जो खाना चला गया स्टमक में वहाँ पे एक डोर क्लोज हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्फिंक्टर। तो वो स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो जाता है, तो हो सकता है कि जो स्टमक में जो फूड है वो वॉमिटिंग की तरह वॉमिटिंग में इंड्यूस हो जाए, राइट, वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाए। सो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए पहले हम एंटी एमेटिक ड्रग्स दे देते हैं सर्जरी से पहले, ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग इंड्यूस ना हो, राइट। दीज आर द सम, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और कौन कौन सी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं जो सर्जरी से पहले दी जाती हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे बार्बिचुरेट्स, सीनस की ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं सीनस फार्माकोलॉजी में, बार्बिचुरेट्स पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म, उनका यूजेस और उनका एडवर्स इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स। ओके, थैंक यू।